हाय गाइस, मैं अजय मीरा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही ब्लैक आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जो कि हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का है या उद्यान विज्ञान का है। तो गाइस, जो लेसन नंबर 7 है तो उसका क्या नाम है, फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। जो फल और सब्जियां होती है उसका मानव आहार में क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब जो कितने % योगदान सब्जियों का होता है, उनमें क्या विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण वगैरह, रेशे के बारे में सब इसमें लेसन में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना चैप्टर है वो। तो भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। मतलब जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पर कृषि अधिक होती रहती है। भारत का सब्जी एवं फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। जो फल एवं सब्जी उत्पादन है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, इसका विश्व में दूसरा स्थान है। और जबकि पहले स्थान पर कौन आता है, चीन आता है। पहले स्थान पर कौन आता है, चीन आता है। हमारे देश में कुल खेती करने योग्य भूमि में से 7.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फलों की खेती एवं 9.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों की खेती की जाती है। जो हमारा देश है इसमें भूमि है ना, उस कुल जो भूमि है खेती करने योग्य उसमें से 7.2 मिलियन हेक्टेयर, कितनी, 7.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि किस फलों के लिए फलों की खेती की जाती है, और 9.3 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर पर क्या की जाती है, भूमि पर सब्जियों की खेती की जाती है। तो कितनी भूमि पर, 7.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर तो क्या की जाती है, फलों की खेती की जाती है। और जो 9.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उस पर सब्जियों की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में हमारे देश में 2013-14 में फल उत्पादन 88.97 मिलियन टन एवं सब्जी उत्पादन 162.29 मिलियन टन हुआ। जो मतलब जो कितना सब्जी जो फलों का जो क्षेत्रफल है, भाई फलों का क्षेत्रफल कितना था, तो जो फलों का क्षेत्रफल था जो ये, तो जो फलों का जो क्षेत्रफल था उसमें 2013-14 में कितना उत्पादन हुआ, जो 7.2 मिलियन हेक्टेयर था फलों का, उसमें 88.97 मिलियन टन उत्पादन होगा। और जो सब्जियों का एक क्षेत्रफल था कितना था, 9.3 मिलियन हेक्टेयर, उसमें कितना उत्पादन हुआ, तो उसमें सब्जी उत्पादन हुआ 162.29 मिलियन हेक्टेयर हुआ। अब जो आहार वैज्ञानिक के अनुसार, जो आहार वैज्ञानिक है उनके अनुसार मनुष्य को प्रतिदिन 280 से 300 ग्राम क्या करना चाहिए, सब्जी का सेवन करना चाहिए। जो आहार वैज्ञानिक है उनके अकॉर्डिंग मनुष्य को प्रतिदिन कितनी, 280 से 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है, जिसमें 100 से 125 ग्राम पत्तियों वाली, 100 से 125 ग्राम कितनी, कौन सी, पत्तियों वाली, 85 से 100 ग्राम कौन सी, जड़ वाली, और तथा 80 से 120 ग्राम अन्य दूसरी सब्जियों की आवश्यकता होती है। और 80 से 120 ग्राम क्या होती है, अन्य दूसरी सब्जियों की। और भारतीय औषधि एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा बताया गया कि संतुलित आहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 120 ग्राम फल एवं 180 ग्राम सब्जी होने की आवश्यकता होनी चाहिए। जो भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद है उसने नई दिल्ली द्वारा बताया गया कि संतुलित आहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 120 ग्राम फल एवं 180 ग्राम सब्जी होनी चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है, तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में शामिल हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। और जो देखो, जो आहार वैज्ञानिक थे उनके अनुसार क्या बताया गया था, जो मनुष्य है उनको कितनी सब्जी का सेवन करना चाहिए, 280 से 300 ग्राम से 80 का सब्जियों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां तो पत्ती वाली कितनी सब्जियां थी, 100 से 125 ग्राम थी, और 85 से 100 ग्राम कौन सी थी, जड़ वाली थी, और तथा 80 से 120 ग्राम अन्य दूसरी सब्जियां की आवश्यकता होती है। और जो भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में है, जो उन्होंने क्या बताया कि संतुलित आहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना,
120 ग्राम फल एवं 180 ग्राम सब्जी होनी चाहिए। कितना? 120 ग्राम तो क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। 100 प्रतिदिन 120 ग्राम तो फल और 120 ग्राम क्या होनी चाहिए? सब्जी होनी चाहिए। फल एवं सब्जियों का मनुष्य के आहार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। संतुलित आहार तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। जो फल एवं सब्जियां हैं वो मनुष्य के आहार में क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो फल एवं सब्जियां हैं उनका मनुष्य के आहार में एक महत्वपूर्ण स्थान है और वे क्या करती है? महत्वपूर्ण स्थान है और संतुलित आहार तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। जो सब्जियां होती है वो मनुष्य के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए उसको आवश्यक पोषक तत्व क्या करती है? प्रदान करती है। पोषक तत्व प्रदान करती है, जिनमें क्या क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और रेशा होता है, प्रोटीन्स होते हैं। पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? सभी सम्मिलित होते हैं। फल एवं सब्जियों में विटामिन एवं खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई गई जाती है। इन्हें संरक्षित पदार्थ भी कहा जाता है। जो फल एवं सब्जियां हैं उनमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में फल एवं सब्जियों में क्या होता है? विटामिन एवं खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए इन्हें संरक्षित खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षित खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है या संरक्षित पदार्थ भी कहा जाता है। और पोषक तत्वों की प्रचुरता के आधार पर फल एवं सब्जियों का योगदान। अब पोषक तत्वों की जो प्रचुरता है उसके आधार पर फल एवं सब्जियों का योगदान है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संरक्षित पदार्थ की डेफिनेशन याद रखना। तो संरक्षित पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? जिसमें ये फल एवं सब्जियों के में विटामिन एवं खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संरक्षित पदार्थ कहते हैं। और संरक्षित पदार्थ की डेफिनेशन याद रखना। कितनी हरी सब्जियां हैं ये याद रखना। तो कितनी हरी सब्जियां थी ये याद रख लेना कि हरी सब्जियां 100 हरी पत्ते वाली सब्जियां कितनी होनी चाहिए? 100 से 125 ग्राम होनी चाहिए। 85-100 ग्राम जड़ वाली होनी चाहिए। 80 से 120 ग्राम अन्य दूसरी सब्जियां होनी चाहिए। मनुष्य को आयुर्वैज्ञानिक के अनुसार 280 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। ये सब याद रखना है इसमें। अब पढ़ेंगे पोषक तत्व की प्रचुरता के आधार पर फल सब्जियों का योगदान। जो फल एवं सब्जियों का योगदान है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर क्या क्या है? तो खनिज पदार्थ है सबसे पहला। तो खनिज पदार्थ है तो शरीर की वृद्धि एवं अच्छे विकास के लिए लगभग 10 से अधिक खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कैल्शियम, फेरस एवं फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और मानव शरीर में इनकी ही कमी देखी जाती है। जो मतलब शरीर की वृद्धि करने में क्या होती है? शरीर की वृद्धि एवं अच्छे विकास के लिए जो मानव का शरीर है उसके वृद्धि मतलब उसकी ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट के लिए जो 10 से अधिक क्या होते हैं? खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो कैल्शियम, फेरस एवं फास्फोरस की क्या होती है? सर्वाधिक आवश्यकता होती है, सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और मानव शरीर में इनकी ही कमी दिखाई देती है। तो जो खनिज पदार्थ है तो उनमें क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए, अच्छे विकास के लिए क्या होती है? 10 से अधिक खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितनी? 10 से अधिक, जिनमें कैल्शियम, फेरस और फास्फोरस की सर्वाधिक आवश्यकता होती है और इनकी क्या होती है? कमी दिखाई देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? कैल्शियम, फास्फोरस और फेरस की पूर्ति हमारे शरीर को उचित मात्रा में फल एवं सब्जियों के सेवन से ही प्राप्त होती है। तो हमें ऐसे फलों सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस एवं फेरस की पूर्ति हम अच्छी मात्रा में और वो हमारे शरीर में उचित मात्रा में फल एवं सब्जियों का सेवन करने से ही मिलती है। जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और फेरस उपलब्ध हो ऐसी सब्जियों का अपन को क्या करना चाहिए? फल एवं सब्जियों का अपन को क्या करना चाहिए? सेवन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर कैल्शियम, फेरस, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी नहीं पड़े। अगला, अब इसमें क्या है? अपन जो कैल्शियम है इनके बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम पढ़ेंगे, इधर से फास्फोरस पढ़ेंगे, इधर से क्या पढ़ेंगे? फेरस पढ़ेंगे। तो इनको अपन क्या करेंगे? विस्तार रूप से देखेंगे। तो इसका जो पहला है वो क्या है? कैल्शियम। अब कैल्शियम में भी क्या क्या देखेंगे? इनके कार्य देखेंगे, इनकी कमी के स्रोत देखेंगे, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं ये देखेंगे और इनकी कमी के लक्षण देखेंगे। तो जो कैल्शियम है तो पहला क्या है? कैल्शियम का जो प्रतीक होता है वो क्या है? Ca होता है।
याद है आपको, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो आप। तो जो इसका जो प्रतीक होता है वो क्या है, सी है। तो कैल्शियम के कार्य पढ़ेंगे अपन। तो कैल्शियम के कार्य क्या है, हड्डियों का के विकास तथा विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है। जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक देता है। तो जो हड्डियों का विकास होता है वो किससे होता है, तो होता है कैल्शियम से होता है। जो हड्डियों के विकास में कौन सहायक होता है, कैल्शियम सहायक होता है। तो हड्डियों के विकास तथा विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण कौन करता है, कैल्शियम निर्माण में सहायक होता है। हड्डियों के विकास तथा विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इसकी उपस्थिति से लोहे की कमी पूर्ण हो जाती है। जो कैल्शियम होता है इसकी कमी उपस्थिति से लोहे की कमी है वो क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, जिससे लोहे की बचत हो जाती है। क्या होती है, फेरस की बचत हो जाती है। भाई ये अगर ये प्रेजेंट है तो लोहे की कमी पूर्ण हो जाती है, और लोहे की क्या हो जाती है, फेरस की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है शरीर में। और जो लास्ट पॉइंट है, ये हड्डियों को मजबूत तथा शरीर को रोगरोधी बनाने में सहायक होता है। हड्डियों को तो क्या करता है, मजबूत बनाता है, और शरीर को रोगरोधी बनाने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है कैल्शियम। तो इसमें क्या क्या है कि हड्डियों के विकास और विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है, हड्डियों के निर्माण में आवश्यक होता है। इसकी कमी से लोहे की कमी पूर्ण हो जाती है, जिससे लोहे की बचत होती है, और ये हड्डियों को मजबूत तथा शरीर को रोगरोधी बनाए रखता है, ठीक है। और इसके कमी के लक्षण है, तो कमी के लक्षण क्या क्या है इसके देखेंगे। तो कमी के लक्षण क्या है, कैल्शियम की कमी से सूखा रोग हो जाता है, मंदबुद्धि तथा स्वास्थ्य मनुष्य का चिड़चिड़ापन हो जाता है, मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और आहार में कैल्शियम की कमी से ओस्टेमेलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों में जन्म के समय कठिनाई होती है। तो जो इसके ये पढ़ लेते हैं, फास्फोरस की कमी के फिर एक इसके कमी के लक्षण कैल्शियम की। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या क्या है, कौन सा, कैल्शियम की कमी से सूखा रोग हो जाता है, मंदबुद्धि तथा मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। तो क्या होता है, जो कैल्शियम की कमी है इससे क्या हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, और मंदबुद्धि हो जाती है तथा मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और क्या होता है, तो आहार में कैल्शियम की कमी से ओस्टेमलेशिया, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, याद रखना आप, कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो है भाई जो आहार की कमी हो जाती है, तो इसकी कमी से क्या होता है, तो ओस्टेमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ये याद रखना, जिससे बच्चों में जन्म के समय क्या हो जाती है, कठिनाई आ जाती है। जो बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कठिनाई आ जाती है उस टाइम। और जो अगला पॉइंट है, ये स्रोत, इसके जो स्रोत है वो क्या क्या है, जो कैल्शियम की पूर्ति होती है उसके स्रोत क्या क्या है। तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए अपन को क्या क्या खाने चाहिए, तो हो जाएंगे, लीची हो जाएगा, करौंदा हो जाएगा, इधर से केला होना चाहिए, धनिया हो जाता है, मेथी और मूली की पत्तियाँ, मूली की पत्तियों में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो लीची हो गया, इनको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। लीची, करेला, केला, धनिया, मेथी, मूली की पत्तियाँ आदि का अगर अपन अच्छी मात्रा में सेवन करेंगे तो कैल्शियम की कमी क्या होगी, अपने शरीर में नहीं होगी। और ये जो कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है कैल्शियम की कमी से, ओस्टेमलेशिया, तो ये रोग भी क्या होगा, अपने शरीर में नहीं होगा। और तो जो दूसरा, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा कैल्शियम में, भाई जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, ये हड्डियों के विकास तथा विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करने में सहायक होता है। इसकी उपस्थिति से लोहे की कमी पूर्ण हो जाती है, अगर जिससे लोहे की बचत हो जाती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है तथा शरीर को रोगरोधी बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी के लक्षण क्या है, तो कैल्शियम की कमी से ये सूखा रोग हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाती है शरीर में तथा मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और आहार में कैल्शियम की कमी से ओस्टेमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों को जन्म के समय क्या हो जाती है, कठिनाई आ जाती है। लीची, इसके जो स्रोत है वो क्या है, करेला है, लीची, करौंदा है, लीची है, केला है, धनिया है, मेथी और मूली की पत्तियाँ। इनको जब हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो क्या होगा कि जो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी शरीर में, और जो कैल्शियम की
वजह से जो बीमारियां होती है वो भी नहीं होगी शरीर में। अब पढ़ेंगे दूसरा पोषक तत्व खनिज लवण फेरस। कौन सा? फेरस। तो फेरस का जो आयरन भी बोलते हैं, इसको लोहा भी बोलते हैं, Fe प्रतीक चिन्ह होता है इसका। तो जो इसके कार्य है वो है, लोहा लाल रक्त कणिकाओं का विशेष अंग होता है। जो लोहा है वो क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? विशेष अंग होता है। लोहा ऑक्सीजन को संवाहक का कार्य करता है। संवाहक का क्या मतलब होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो जो लोहा रहता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। मतलब फेरस जो होता है ये शरीर में ऑक्सीकरण एवं अपचयन के नियमन में भी सहायक होता है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन के नियमन में भी कौन सहायक होता है? तो फेरस जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन के नियमन में भी सहायक होता है। तो जो फेरस के कार्य क्या क्या है? लोहा लाल रक्त कणिकाओं का विशेष अंग होता है। पहला कार्य क्या है? आरबीसी का विशेष अंग होता है। ऑक्सीजन के संवाहक का कार्य करता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण एवं अपचयन में नियमन करता है। अब इसके कमी के लक्षण क्या क्या है? तो जो शरीर में इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया रोग हो जाता है। जो शरीर है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? रक्त की कमी हो जाती है। और यानी मनुष्य में क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। भाई शरीर में अगर फेरस की कमी होगी तो क्या होगा? शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त की कमी हो जाएगी। अगर ये फेरस की कमी हो जाती है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? विशेष अंग होता है रोआ। तो शरीर में अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त की कमी हो जाती है, और यानी एनीमिया रोग हो जाता है शरीर में। और जो इसके इम्पोर्टेंट ये स्रोत है जो कहाँ से मिलता है, तो जो स्रोत है वो देखो करौंदा है। एक तो करौंदा भाई उसमें भी आया था, याद रखना। खजूर है, काजू है, धनिया है, धनियों की पत्तियाँ प्रचुर मात्रा में, इनका सेवन करने से क्या होता है? ये फेरस की पूर्ति हो जाती है अपने सेवन में। तो करौंदा, खजूर, काजू और धनियों की पत्तियों का अपन को अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए? सेवन करते रहना चाहिए। अब अगला जो है, जो तीसरा जो पोषक तत्व है वो क्या है? फास्फोरस है। कौन सा अगला? तो तीसरा है फास्फोरस। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? P होता है। तो जो इसके कार्य है वो है, यह शरीर के सभी कार्यशील ऊतकों के लिए आवश्यकता है। जो सभी कार्यशील ऊतक है जो क्रिया करते हैं, जैसे अपने हाथ वगैरह, अंग वगैरह जो भी हो गए, कोशिकाएं वगैरह होगी, जो सभी ये होते हैं ना, उनके लिए क्या है? एक आवश्यक अंग होता है। तो सभी कार्यशील ऊतकों के लिए होता है, क्या होता है? आवश्यक होता है। और फास्फोरस हड्डियों तथा मुलायम ऊतकों के लिए भी आवश्यक होता है। हड्डियों तथा मुलायम जो ऊतक होते हैं उनके लिए भी क्या होता है? आवश्यक होता है। जो हड्डियाँ और मुलायम ऊतक होते हैं उनके लिए भी आवश्यक होता है। इसीलिए इसको कैल्शियम का पूरक कहा जाता है। मतलब देखो कैल्शियम का पूरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो ये भी क्या करता है? हड्डियों को मजबूत वगैरह बनाए रखने में सहायक होता है, इसीलिए इसको भी कैल्शियम का पूरक कहा जाता है। तो फास्फोरस हड्डियों तथा मुलायम ऊतकों के लिए भी आवश्यक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम का पूरक। तो कहा जाता आ सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि कैल्शियम का पूरक किस पोषक तत्व को कहा जाता है? तो किस पोषक तत्व को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। तो क्या हो जाता है? कैल्शियम का पूरक किस पोषक तत्व को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है फास्फोरस। और फास्फोरस अम्ल व क्षार के संतुलन में मदद करता है। जो फास्फोरस है वो क्या करता है? एसिड और जो बेस है उसके संतुलन में मदद करता है। मतलब उनको पर्याप्त, जो उनकी रेट है उनको बराबर मात्रा में बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होता है। तो फास्फोरस अम्ल व क्षार के संतुलन में क्या करता है? मदद करता है। अगला है कमी के लक्षण। भाई फास्फोरस की कमी से कौन क्या 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 ये लक्षण है? तो ये हड्डियों एवं मुलायम ऊतकों का निर्माण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। जो हड्डियाँ हैं और जो मुलायम ऊतक है उनका निर्माण क्या होता है? अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। तो इसके क्या है? जो हड्डियाँ एवं मुलायम ऊतक है तो उनका क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है उनका निर्माण। भाई जो हड्डियाँ एवं मुलायम ऊतकों का निर्माण होता है ना, वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जो हड्डियाँ हैं एवं मुलायम ऊतक है, भाई फास्फोरस क्या करता है? इनमें भी सहायक होता है। ऊतकों, हड्डियों और ऊतकों के संतुलन में सहायक होता है। तो हड्डियों एवं मुलायम ऊतकों का निर्माण अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है, और क्या नहीं होता पाता इसके कमी से, और शरीर कमज़ोर हो जाता है जिससे। अब इसके जो स्रोत है वो क्या क्या है? काजू है, अखरोट है, लीची है, केला है, आलू है, पालक है, चुकंदर है, मेथी है, अरबी है, मटर है एवं मूली की पत्तियाँ में
फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। देखो क्या क्या खाना चाहिए इसकी पूर्ति के लिए। काजू खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए। अखरोट भी क्या होता है, एक तरह का फल होता है। लीची फल खाई होगी आपने, देखी होगी। केला जानते हो सभी। आलू, पालक, चुकंदर, मेथी। जो चुकंदर होता है इससे शक्कर उद्योग में काम आता है। चीनी उद्योग का एक प्रमुख स्रोत होता है। अरबी खानी चाहिए, मटर खानी चाहिए एवं मूलियों की पत्तियों का फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इनका सेवन क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अपन को अधिक से अधिक खाना चाहिए इनको, जिससे अपना शरीर पर क्या हो, फास्फोरस की कमी नहीं हो। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं गाइज। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथ ही आप मेरे इन सभी नोट्स पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवाऊंगा। वहाँ से आप मेरे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।